तो आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इन दोनों को कहते हैं नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के कहा जाता है नरेशन। नरेशन में डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है। नरेशन शब्द नरेट से बना है। नरेट माने वर्णन करना या कहना, और उसी से नरेशन नाउन बन गया, वर्णन या कथन। यानी जो हम कहते हैं वो सब क्या है? वर्णन और कथन है, और इसी को नरेशन कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाई स्कूल के लिए भी है, इंटर के लिए भी है। लगभग 7th ईयर से ही शुरू हो जाता है, और ये व्याकरण का बड़ा प्रमुख अंग है। तो इसे मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखिए, नरेशन का मतलब होता है वर्णन या कथन। आप किसी बात को दो तरह से कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बात मैंने कहा या किसी ने कहा। अब उस बात को अगर आपको किसी से कहना है, अपने माता पिता से कहना है, या मान लीजिए घर पर जा कर के कहना है, तो उसके कहने का दो ही ढंग होगा, एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मैं कह रहा हूं कि यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर ए गुड बॉय। अब यही बात आपको जा करके अपने घर पर कहना होगा, तो आप इसे दो तरह से कह सकते हैं। एक डायरेक्ट कह सकते हैं, एक इनडायरेक्ट कह सकते हैं। यानी दो तरह से कह सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल आपने जो मुझसे सुना, जैसा मैंने कहा, उसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, बिल्कुल वही शब्द, वही चीज आप कह देते हैं। तो यह हो गया डायरेक्ट। जैसे, और जब आप हमारी बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे और उसको अपने ढंग से कहेंगे, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ बिल्कुल एक ही रहेगा, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वह होता है इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब यही बात आपको जा करके अपने घर पर कह रहे हैं, तो कहिएगा सर ने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। तो मैंने यही कहा था तुम एक अच्छे लड़के हो, और आप भी जाकर के यही कह रहे हो कि तुम एक अच्छे लड़के हो। यानी कोई परिवर्तन नहीं किया, वैसे ही हूबहू कह रहे हो। तो यह हो गया डायरेक्ट। और दूसरी बार आप यही बात कह रहे हैं, सर ने कहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। सर ने कहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो मैंने कहा था तुम एक अच्छे लड़के हो, और इस बार आप जाके कह रहे हो कि सर ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो मैंने कहा था तुम एक अच्छे लड़के हो, आप जाकर कह रहे हैं मैं एक अच्छा लड़का हूं। कहने का ढंग तो बदल गया, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो जाकर के कहे तो किसको अच्छा कहे? अपने को ही। और मैं एक अच्छा लड़का हूं जाकर के कह रहे हो तो किसको कह रहे हो? अपने को ही। और मैंने किसको अच्छा कहा? तुम्ही को। तो अर्थ तो एक ही हुआ, लेकिन कहने का ढंग बदल गया, ढंग में परिवर्तन हो गया। तो ये होता है इनडायरेक्ट। पहली बार जब आपने जाकर कहा, सर ने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, यह डायरेक्ट है।
और ये हमेशा कामा में बंद होता है, इन्वर्टेड कामा में बंद होता है। इन्वर्टेड कामा का मतलब क्या होता है? तो ये डबल अंग्रेजी के छौ की तरह से दो छौ होता है और फिर यहाँ आकर के जहाँ ख़त्म होता है फुल स्टॉप होकर के और अंग्रेजी के 9 की तरह से बंद हो जाता है थोड़ा सा। तो ये होता है इन्वर्टेड कामा। और ये है कामा नीचे वाला, एक क्लास को दूसरे क्लास से कामा द्वारा अलग करते हैं। तो यहाँ ये है कामा और ये है इन्वर्टेड कामा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कामा से अलग करते हैं और कामा से अलग करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा में बंद ही रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। तो जब आपने कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो तो यह है डायरेक्ट, और जब आप जा करके दूसरी बार कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं तो यह हो गया इनडायरेक्ट। और ये दोनों नरेशन है। सर ने कहा कामा इन्वर्टेड कामा में तुम एक अच्छे लड़के हो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद, ये डायरेक्ट हो गया। और दूसरी बार सर ने कहा है कि कामा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, यह हो गया इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपने दो काम किया है। पहली बार तो जाके कह रहे हैं सर ने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, और दूसरी बार जाके कह रहे हैं सर ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो एक काम किए, दोनों वाक्यों के बीच में कंजंक्शन एक लगा दिए कि, और तुम जो प्रोनाउन था सर्वनाम उसके स्थान पर लगा दिया मैं, आई, माने तुम जो यू था उसके स्थान पर आ गया आई। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में ये दो प्रमुख काम होता है कि दोनों वाक्यों के बीच में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक कंजंक्शन से जोड़ते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को बदल देते हैं। अब थोड़ा और समझिए, ये वाक्य है ही सेज टू मी। ये वाक्य फिर से एक बार समझिए। अब यहां एक चीज आप देखें, ये लिखा हुआ है ही सेज टू मी यू आर ए गुड बॉय। ही सेज टू मी कामा है और फिर ऊपर ये इन्वर्टेड कामा है, यू आर ए गुड बॉय फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा बंद है। इसमें ही सेज टू मी यह रिपोर्टिंग स्पीच है। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। यह रिपोर्टिंग स्पीच है। और यू रिपोर्टिंग स्पीच है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं कि इसमें जो यह वर्ब है, क्रिया, यह रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट करना क्या होता है? रिपोर्ट करना माने सूचित करना, सूचना देना। रिपोर्ट माने सूचना देना, बताना। जैसे थाने में आप रिपोर्ट करते हैं किसी घटना की, जिसे लोग आम भाषा में रपट कहते हैं। रपट 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 रपट, तो वास्तव में वो रपट नहीं है, वो क्या है? रिपोर्ट है। तो आप सूचना देते हैं थाने में कि अमुक घटना हुई है मेरे गांव में, इस तरीके से हो गया है और उस पर कार्यवाही कीजिए। तो वो रपट नहीं है, वो क्या है? रिपोर्ट है, प्राथमिक सूचना है। तो इसी तरीके से यह क्रिया जो है रिपोर्ट करती है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। क्या कहता है? तो यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो इस क्रिया ने रिपोर्ट किया, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्ट से हमने कह दिया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। वास्तव में तो ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेज टू मी यह एक स्पीच है ना, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यह स्पीच रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें क्रिया मुख्य है वर्ब, इसलिए हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब ही कह लेते हैं। और ये है रिपोर्टेड स्पीच। यू आर ए गुड बॉय, यह रिपोर्टेड स्पीच है। यही रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड माने रिपोर्ट किया गया है, बताया गया है।
यही सूचना दिया गया है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, क्या कहता है, तो यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, यानी उसने मुझे यह रिपोर्ट किया। तो हो गया ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और यू आर ए गुड बॉय यह रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब परिवर्तन क्या हुआ है, तो दोनों वाक्यों के बीच में एक कंजंक्शन आया था कि, और प्रोनाउन जो यू था उसके स्थान पर प्रोनाउन आ गया था आई। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में यह दो काम होता है, दोनों वाक्यों के बीच में कंजंक्शन लगाते हैं और प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को बदल देते हैं। तो अब आप लिखिए, थोड़ा सा नियम बनाने के लिए लिखिए, हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन करने का नियम। लिखिए रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस, कोष्ठ में लिख लीजिए सर्वनाम में परिवर्तन करने का नियम। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस, कोष्ठ में लिख लीजिए सर्वनाम में परिवर्तन करने का नियम। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस, कोष्ठ में लिख लीजिए सर्वनाम में परिवर्तन करने का नियम। पहला नियम लिखिए, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, कोष्ठ में लिख लीजिए कर्ता, सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्ता के अनुसार बदलता है, के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, कोष्ठ में लिख लीजिए कर्ता, के अनुसार बदलता है। दूसरा नियम, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, कोष्ठ में लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म, के अनुसार बदलता है, के अनुसार बदलता है। और तीसरा नियम लिख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और चौथा लिख लीजिए, चौथा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, तो उस सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को, उस सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन
थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। और नीचे लिखिए नोट। नोट प्रोनाउंस कोष्ठ में लिख लीजिए सर्वनाम। प्रोनाउंस कोष्ठ में लिख लीजिए सर्वनाम। बदलते समय उनके केस, CASE केस, कोष्ठ में लिख लीजिए केस की हिंदी होती है कारक। केस कोष्ठ में लिख लीजिए कारक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कि केस अर्थात कारक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस प्रकार हमने आपको प्रोनाउंस बदलने का नियम लिखाया। संक्षेप में जान लीजिए। फर्स्ट पर्सन कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन कर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलता ही नहीं है। ये संक्षेप में है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलता ही नहीं है। ये आप ध्यान रखें। ये है प्रोनाउन बदलने का नियम, मैंने आपको लिखाया। अब थोड़ा सा ये चार्ट मैं आपको बनाया हूँ, इस चार्ट के विषय में बता दूँ। चार्ट जानिएगा तभी इसमें परिवर्तन हो पाएगा। तो आप इधर चार्ट की ओर देखें। हाँ देखिए, ये चार्ट देखिए, ये प्रोनाउंस का चार्ट है। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब इधर, और उधर लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब के नीचे लिखा हुआ है सन, SON, और रिपोर्टेड स्पीच के नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 123 123। इसका मतलब क्या है? जो मैंने आपको प्रोनाउन बदलने का नियम लिखाया वही है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, एक माने क्या, फर्स्ट पर्सन अगर रहता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के यस यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन रहता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट ओ यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन रहता है तो यन माने नो चेंज। ये जो मैंने आपको लिखाया है वही संक्षेप में है सूत्र। सन 123, तो सन 123 में रिपोर्टिंग वर्ब है सन और रिपोर्टेड स्पीच है 123। माने रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के यस यानी सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ओ यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में यन माने नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये संक्षेप में आपका जो नियम मैंने लिखाया वो नियम है। अब ये चार्ट है प्रोनाउन का। देखिए इसमें पहला लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन माने पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और दूसरा है केस। केस माने कारक। और उधर है नंबर। नंबर माने वचन। नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ देखिए केस के तीन भाग हो गए, कारक के तीन हिस्सा हुआ। सब्जेक्टिव केस आर नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस आर अथवा नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक, इसकी हिंदी होती है कर्ता कारक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, और तीसरा है पजेसिव केस संबंध कारक। यानी तीन कारक होते हैं। अब इधर आइए, पर्सन पुरुष में फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कर्ता कारक सब्जेक्टिव केस में होता है आई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक होता है मी, और पजेसिव केस संबंध कारक होता है माई, और ये सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है। फिर फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, इसमें सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक में आता है वी, इसका कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस है अस, और पजेसिव केस है आवर, और ये है प्लूरल नंबर यानी
बहुवचन। फिर सेकेंड पर्सन आता है, इसमें सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक भी होता है यू, और पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक होता है योर, और ये होता है प्लूरल नंबर, बहुवचन। फिर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक में आता है दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक होता है देम, और पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक होता है देयर, और ये होता है प्लूरल यानी बहुवचन। फिर थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक में आता है ही, इसका कर्म कारक है हिम, इसका संबंध कारक है हिज, और ये सिंगुलर यानी एक वचन है। फिर थर्ड पर्सन में ही आता है सी, वह स्त्री के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक है हर, पॉजेसिव केस है संबंध कारक हर, और ये होता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। तो हमने आपको ये प्रोनाउंस का चार्ट बताया, क्योंकि आपको अब बदलना पड़ेगा, तो इन प्रोनाउंस को बदलना पड़ेगा, तो जानना पड़ेगा कि कौन प्रोनाउंस किस पर्सन का है, किस नंबर का है, किस केस का है, तो उसको आगे दूसरे नंबर, दूसरे पर्सन, दूसरे केस में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस प्रोनाउंस के चार्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप इसे अपनी कॉपी पर बना लें और इस चार्ट को विधिवत अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि बिना इसके चार्ट के ठीक से आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इस चार्ट को बना लें। तो हमने आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक नियम लिखाया, चार्ट बनवाया। अब आपसे परिवर्तन कराना है, कैसे परिवर्तन किया जाएगा ये कराना है। तो अब एक प्रोनाउंस बदलने के जो है 4 स्टेप्स हैं, 4 कदम, 4 स्टेप्स ऑफ प्रोनाउन हैं, इनको भी आप लिख लीजिए ताकि नियम हो जाए। अब दूसरे वीडियो में मैं बदलवाना शुरू करूंगा। देखिए 4 स्टेप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन बदलने के 4 कदम, 4 सोपान, सर्वनाम के 4 सोपान। पहला क्या है? नंबर 1 लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। पहला है, हम देखते हैं कि बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है। यानी यही 4 काम कराना है, प्रोनाउन बदलेगा, यही 4 काम कराने का अभ्यास आपको करना है। पहला काम क्या है? हम देखते हैं कि बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है। पहला काम, हम देखते हैं कि बदलने वाला प्रोनाउन किस पर्सन में है। दूसरा काम, वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है। वह प्राप्त पर्सन किसके अनुसार बदलता है। तीसरा काम, बदलने वाला प्रोनाउन किस केस, कोष्ठ में लिख लीजिए कारक में है। बदलने वाला प्रोनाउन किस कारक, कोष्ठ में लिख लीजिए केस में है। और चौथा काम, बदलने वाला प्रोनाउन किस केस में है। और चौथा काम, आने वाला प्रोनाउन उसी केस, कोष्ठ में लिख लीजिए कारक, आने वाला प्रोनाउन उसी केस, कोष्ठ में लिख लीजिए कारक, अर्थात बदलने वाले प्रोनाउन के केस, कोष्ठ में लिख लीजिए कारक में होगा। अर्थात आने वाला प्रोनाउन इसी केस अर्थात बदलने वाले प्रोनाउन के ही केस कारक में होगा। ये 4 कदम है, 4 स्टेप्स आपको करना है। अगर यही 4 स्टेप्स आप अच्छी तरह से समझ लें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमने इस वीडियो में आपको पूरा नियम लिखाया, चार्ट बनवाया, चीज़ें तैयार किया। अब अगले वीडियो में मैं आपसे बदलवाना शुरू करूँगा। धन्यवाद।